क्योंकि 300 प्लस का जिसके पास टारगेट है वही मेरे साथ जुड़े हैं, बाकी का आप दूर होते जाइए, कोई इशू नहीं है। तो 300 प्लस का जो टारगेट है वही आगे बढ़िए। अब आप लोग यदि मेरा साथ देंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, तो लोगों को हम दिखा देंगे कि गिनती कैसे स्टार्ट होती है। गिनती की श्रृंखला दिखाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन ये तब दिखा सकते हैं जब आप लोग हमारा साथ दें, क्योंकि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये 25 वाली जो क्लास है रेगुलर चलेगी। अब बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था रिव्यू करने के लिए, तो अब क्लास रेगुलर चलेगी, 25 क्लास रोज चलेगी। कि पिछली साल हमने क्या अर्जन किया था वो बता देंगे। और हम लोग कहते हैं शुरुआती जो क्लास थी, ये हमारी 25 वाली जो क्लास है वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो आज आपको सिद्ध कर देंगे कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाई कैसे पता लगा सही है गलत है, इसका मैं बार बार कहता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी दोनों महत्वपूर्ण है। तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, और ये मेरा जिम्मेदार जो कार्य है वो अकाउंटेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके पूरे एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ये अकाउंटेबिलिटी हुआ है। पहला प्रश्न, और बड़ा सिंपल सवाल होगा, पहला सवाल ही आपके साथ अच्छा होगा। और ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, कि क्या कारण है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, और चौथा गंगानगर है। चौथा श्री गंगानगर है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। चौथा ये क्या चक्कर पड़ा, मैंने देखा नहीं इसको। फोर्थ है श्री गंगानगर, ये छिप गया है श्री गंगानगर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही और श्री गंगानगर। हो सकता है फॉन्ट बड़े करने के चक्कर में हो गया हो ये चीजें। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ऑप्शन बोलूंगा नहीं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, रिकॉल करने की पावर शक्ति है मेरे पास, आपको रिकॉल करवा दूंगा। लेकिन आपको बोला तो आपको काला करना पड़ेगा। अभी भी आप लोगों, कई लोगों को रिकॉल नहीं हो रही है। रिकॉल नहीं हो रही है, वो आप मेरे संपर्क है, मैं आपको शक्ति बताऊंगा कैसे रिकॉल होती है चीजें। चलिए नेक्स्ट। क्या चौहान, क्या बात है, लिखते चलिए, बहुत बढ़िया। चले, तो इसका सही जो आंसर है वो सही आंसर है श्री गंगानगर। तो गंगानगर अनुसूचित जाति की अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा है यहाँ पर राजस्थान में, श्री गंगानगर। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, श्री गंगानगर। नेक्स्ट, ये सबका लगभग सही है इस प्रश्न। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। चलिए फटाफट दीजिए। डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। चलिए फटाफट आंसर मत बदलिए, बार बार कह रहा हूँ, एक बार कर दिया बस। बार बार आंसर मत बदलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको आंसर मत बदलें, गलत हो जाए नो इशू, लेकिन आंसर मत बदलिए, इससे पता लगेगा, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है चीज़ों की, ध्यान रखें। चलिए फटाफट जुड़ते चलें। क्या बात है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। चारों ऑप्शन आ चुके हैं लोगों के, आपके मेरे पास, अभी आपके पास। चलिए चलिए अजय मेहनत कीजिए। अजय मैं आपकी एक्टिविटी नहीं देख पा रहा हूं अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे पास सबकी एक्टिविटीज हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, सबकी एक्टिविटीज हैं। जिस दिन जिसको चाहिए वो सारी एक्टिविटी दिखा दूंगा, कौन कितनी एक्टिविटीज कर रहा है अपनी पढ़ाई के प्रति। चलिए ओके, अब आप लोगों के सारे आंसर आ चुके हैं। कई लोग कंफ्यूजन है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सबसे ज़्यादा है बांसवाड़ा, इसका सही आंसर बांसवाड़ा में है। और मैं बार बार कहता हूँ, देखिए आपसे सारी, मैं ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन सभी क्लासों में कहता हूँ, आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर ऐसे प्रश्न आते हैं जो आने वाली एग्जाम में आ चुके हैं या आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एमपैट की परीक्षा हुई, उस टेलीग्राम से कम 2 या 3 सवाल सीधे सीधे आए थे। उस बच्चे कमेंट किया था और उसको मैंने पूरी व्याख्या की उस सवाल की, तो वह सवाल एमपैट में आया है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब आप टेलीग्राम पर भी आप कनेक्ट रहें, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, रसप्रिया गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। मेरी आदत है, मैं सबका वाच करता हूँ, सबकी रिपोर्ट बनाता हूँ, मुझे 3 दिन लगते हैं एक सबकी रिपोर्ट कलेक्ट करने पर, मैं लग जाने तो कोई इशू नहीं है मेरे लिए। नेक्स्ट, किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से प्रमाप के वर्गों का योग अपेक्षाकृत सबसे कम होता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और दोनों ही से ही।
किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से, और मैं बार बार कहता हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे अच्छी माप होती है वो कौन सी होती है, आपकी माध्य होती है। माध्य ही इसका सबसे बढ़िया आंसर है। अपेक्षाकृत सबसे कम है। माप के वर्गों का योग सबसे जो कम होता है वो होता है आपका माध्य में होता है। माध्यिका में तो और डिफरेंट आता है, क्योंकि वर्गों का योग जो विचलन निकाला जाता है, विचलन ज़्यादा से ज़्यादा सही विचलन की विधि होती है। ध्यान रखना, बार बार कह चुका हूँ, केंद्र प्रवृत्ति में सबसे अच्छी विधि है आपकी माध्य, और विचलन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, माध्य। तो ये ही सबसे बढ़िया आंसर होगा। क्यों होगा, पूरा स्टैटिक्स फार्मूला लिखवाऊंगा मैं आपको, एक एक करके पूरी स्टैटिक्स का आपको पारंगत कर दूंगा आपको। मस्त रहे, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल इसका, क्वेश्चन नंबर 4। श्रेणी में ऊंचा विचरण गुणांक होने पर श्रेणी होगी स्थिर संगत होगी, अस्थिर होगी असंगत होगी, स्थिर असंगत होगी, स्थिर और संगत होगी। चलिए हरीश दुधावत गुड इवनिंग भैया, रवि उषा गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ती चलिए। अगला क्वेश्चन, श्रेणी में ऊंचा विचरण गुणांक होने पर श्रेणी स्थिर एवं संगत होगी, अस्थिर व संगत होगी, स्थिर व असंगत होगी। डी कोई नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं आ रहा तो छोड़ते चलिए, लेकिन सही सवाल करना है, गलत नहीं करना है। पहले मैं बार बार कहता हूँ गलत सवाल करना ही नहीं है, सही सवाल करने हैं। क्या नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। राहुल वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है नहीं आ रहा छोड़ रहे हैं, क्या बात है। प्रेम कुमार आप काफ़ी दिन हो गए मेरे आपके बीच में ये टॉकिंग हुआ है, इसलिए आप लोग गलत कर रहे हैं। चलिए सीमा कोई बात नहीं आता है, ओके। प्रकाश संवर नो आइडिया, कोई बात है। ट्रांसलेट इंग्लिश ओके। यहाँ पर ये लिखा है किस सीरीज में आपका जो विचरण गुणांक कह सकते हैं, कोफिशिएंट वेरिएशंस जो है वो सबसे ज़्यादा, उसके लिए कौन सा है, हाईएस्ट कोफिशिएंट वेरिएंस होता है, तो क्या होगा, यानी वो स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी, अर्थात वो संगत उसके साथ उसका मैच होगा नहीं मैच होगा। तो उसका सही आंसर होता है, चलिए इसका सही आंसर होगा आपका, जब विचरण गुणांक ज़्यादा होगा, और विचरण गुणांक ज़्यादा होगा तो वह सीरीज अस्थिर और असंगत होगी, यानी वह अनुपयोगी कहलाएगी। वो अस्थिर और असंगत होगा। जैसे अपन लोग बढ़ते ना, मानक विचलन बढ़ता जाएगा तो संबंध क्या होगा, कम होगा, और संबंध कम होगा तो क्या है, एक दूसरे से क्या होगा, संगत कम होगी, और वो टेबल कैसी होगी, अस्थिर होगी। तो इसका सही आंसर है बी, श्रेणी में विचरण गुणांक कौन सा होगा। तो विचरण गुणांक जब निकालते हैं, मानक विचलन और मानक विचलन का गुणांक निकालते हैं, तो उसके द्वारा ज्ञात करते हैं हम लोग, स्थिर और असंगत होगी। चलो नेक्स्ट, पहले शुरू के क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा सरल लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रकृति बदल दी है, क्योंकि सारे तरह के मुझे प्रश्न लेके आने हैं। नेक्स्ट, प्रवाल उच्च लवणता युक्त सागर में विकसित होते हैं, कारण अधिक लवण युक्त जल में कैल्शियम की नियुक्ता होती है। ए और ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। सी दोनों सही है, परंतु आर गलत है, और डी वाला इसमें नीचे निकल गया है, तो डी वाला ऑप्शन होगा, मैं डी लिख देता हूँ इसमें। चलिए डी ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ए गलत है, आर सही है। ये लीजिए डी ऑप्शन भी लिख दिया मैंने, और सी ऑप्शन लिख देता हूं, ए सही है, आर गलत है। दो ऑप्शन ये चिप गए हैं, वो दोनों ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं ऊपर। चलिए, अधिक लवणता युक्त जल की न्यूनता होती है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। प्रेम सी, रवि डी। ओ सॉरी, मैं दोबारा प्रश्नों के आंसर बोलने लग गया आपसे। आरती क्लोराइड नहीं लिखा है, क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम है। क्लोराइड नहीं लिखा है, कैल्शियम है। प्रवाल उच्च लवणता युक्त सागर में विकसित होते हैं। चलिए देखें, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखिए हाल ही में, फिर वापस कह रहा हूँ, देखिए हाल ही में अभी एमपैट की एग्जाम हुई है, एमपैट की एग्जाम हुई है। उस एमपैट का पेपर अपने यहाँ पर ये देखिए, ये सामने आपका एमपैट का पेपर है, आपके ऐप पर ये मिल जाएगा। इसको टाइप करके डलवा दूंगा, या सैम इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा। इसमें आप प्रश्न देखिए, जो हम लोग 24 प्रश्नों की श्रृंखला करके आए हैं, उसमें से कई क्वेश्चन हूबहू आए हैं, उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, लाइन भी चेंज नहीं की गई है। लगभग 25 प्रश्न, यानी सोचिए ये ज्योग्राफी का जो पेपर है, इसमें से 25 प्रश्न तो हमारी 24 श्रृंखला हो चुकी है, उसमें से हूबहू आए हैं। देखिए इसके बाद में बार बार जब आपको शुरुआती जब हमारी क्लास हुई थी, तब हमने आपको एक किताब का जिक्र किया था, ये हमारी मॉडल पेपर है, ये वाली मॉडल पेपर है, ज्योग्राफी के मॉडल पेपर है, भूगोल की 10 पेपर। इसमें से आपके 90% कहूँगा मैं, 99 तो नहीं कहूँगा,
90% एमपैट के एग्जाम में हूबहू प्रश्न आए हैं। ऐसा लगा मुझे कि शायद पेपर हमने ही बना तो नहीं दिया, लेकिन हमने नहीं बनाया है। ये पहली चीज़ है हमारे पास, मैं बार बार कहा मैंने, ये किताब इतनी शानदार है, मैंने कई वर्षों में इसको लिखा गया है। इसमें कोई भी एग्जाम दो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, वो आपको कम से कम 10 से 20% लोगों से ज़्यादा लीड दिलाएगी ये किताब। लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जितनी ज़्यादा बढ़िया एडवर्टाइजिंग होगी वही किताब अच्छी होती है। मैं एडवर्टाइजिंग बहुत कम करता हूँ। और ये वाले प्रश्न आप देखेंगे, मैं आपको डाल दूंगा ये प्रश्न, और जब क्वेश्चन पेपर जिन्होंने किए हैं वह मिलाना, अब यूट्यूब पर डली हुई हैं, तो सोचेंगे इतना ऐसे कैसे हो सकता है। सीधा अभी तो कारवां चालू हुआ है, अब एग्जाम देते चलिए। मैं कह रहा हूँ आने वाली जितनी भी एग्जाम होगी, तो एक सवाल भी बाहर एग्जामिनर देखे तो दिखाए। मैं ओपन कहता हूं इस मंच पर कि कोई भी बाहर देखे दिखाए हम लोग कैसे बाहर जाता है पेपर। एक भी लाइन, एक भी प्रश्न को बाहर नहीं जाने दूंगा। अरे मैटर में तो हर कोई का आ जाता है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन से हूबहू क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। हूबहू क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पर, बार बार कहता हूँ 90% क्वेश्चन मेरे हूबहू ही आते हैं। चलिए अब लेकिन फ़र्क है आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये बुक्स प्रमोद आपके सब जगह मिल जाएगी, कहीं पर मिल जाएगी। सुगम प्रकाशन के नाम से ये बुक्स है, कहीं भी मिल जाएगी। नया एडिशन भी आ चुका है, लेकिन उसमें इस बार वाला प्रश्न की व्याख्या नहीं की गई है। ये प्रश्न आप लोग पढ़िए, आपको आनंद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा भैया। चलिए इसका सही आंसर होगा ए आर दोनों सही है, नहीं ए आर दोनों सही है। ए का सही वाक्य है, देखिए प्रवाल उच्च लवणता युक्त सागर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। उच्च है न कि उच्चतम, उच्च है न कि उच्चतम, तो इसका मतलब ये कथन सही है। कारण क्या, अधिक लवणता युक्त जल में कैल्शियम की न्यूनता होती है। अधिक लवणता में कैल्शियम की न्यूनता, कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं है उनका, जबकि कैल्शियम चूना तो खुद बनाते हैं, प्रवाल ये बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी। ए सही है, कथन गलत है। ए सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है, इसका सही आंसर होगा सी। ए सही, आर गलत है। चलिए कोई बात नहीं। गायत्री ये ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ये दुकानों पर मिलेगी ये आपको, लेकिन मैं चाहूंगा ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो मैं वहां पर भी देखूंगा, आपकी दुकानों पर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस प्रक्षेप में विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है। चलिए, पहला बेलनाकार समक्षेत्र, मर्केटर, मॉलविड और सिनुसाइडल। तो चौथा जो ऑप्शन है वो है सिनुसाइडल। ये आज क्या हो रहा है, नीचे सारे प्रश्न ऑप्शन नीचे जाते जा रहे हैं। चौथा है सिनुसाइडल। चलिए कोई बात नहीं, जाने दो, मैं लिख दूंगा ना, सिनुसाइडल, सिनुसाइडल। चलिए, निम्न में से किस प्रक्षेप में विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है। सिनुसाइडल, बेलनाकार प्रक्षेप, मर्केट, मॉलविड प्रक्षेप। 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए, बताइए कौन सा होगा। चलिए फर्स्ट, क्या बात है, लक्ष्मी हो गई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आपने मेहनत की ना, आगे ना अपने आप देख लीजिए। मैंने कहा ना प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा चीजें, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर दीजिए अब। और देखिए आपको एक रिपोर्ट और बताते हैं, लगभग हमारे यहाँ से 11 विभिन्न राज्यों में, भारत के 11 विभिन्न राज्यों में लगभग आज तक हम लोग 2021 तक के डेटा बता देता हूँ। 2021 में लगभग हमारे यहाँ 1700 के आसपास स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं। 1700 स्टूडेंट हमसे कोर्स परचेज कर चुके हैं 11 जिलों में, सॉरी 11 राज्यों में। देश के 11 राज्यों में आपका अभिप्राय ब्रांड जा चुका है, लोगों के पास जा चुका है। देख लीजिए 1600 विद्यार्थी लगभग 11 जिलों के पढ़ चुके हैं। अब आप देख लीजिए क्या प्रोग्रेस है, ये सब कुछ आपकी मेहनत है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित किस प्रक्षेप में विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है। 90% प्रश्न तो होता है, 11 जिले हमारा टारगेट है, पूरे देश में हमें फैलना है, 11 राज्यों में रुकना नहीं है, पूरे देश में फैलना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रक्षेप विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है। तो देखिए विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है, मॉलविड प्रक्षेप में होती है। मॉलविड प्रक्षेप में इसकी विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है। बाकी बेलनाकार समक्षेत्र विषुवत रेखा की लंबाई 2πr के द्वारा पृथक जाती है। मर्केटर में होती है 2πr के द्वारा पृथक की जाती है। इसी प्रकार सिनुसाइडल में भी 2πr का गुणज में होता है, लेकिन यहाँ पर गोलीय आरेख बनाकर इसको किया गया, तो √2r के गुणज पर ये हो जाती है विषुवत रेखा की लंबाई मॉलविड में। तो इसका सही आंसर होगा सी, मॉलविड। अगला प्रश्न, यदि आप लोगों ने वीडियो के एग्जाम भी दी है, तो वीडियो के एग्जाम में लगभग इस श्रृंखला से जो हम 24 श्रृंखलाएं हुई, उसमें से लगभग 8 सवाल हुबहू आए हैं। 8 सवाल हुबहू आए हैं।
मैं पहले कह चुका हूँ, ये श्रृंखला इतने काम की है कि आपको बाहर जाने देगी नहीं, सारे प्रश्न यहाँ ही मिल जाएंगे आप। नेक्स्ट, क्या बात है सोनू, बिल्कुल कह रहे हैं ऐसे आए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए मीरा, गुड इवनिंग। मीरा लेट हो गई, लेट का काम नहीं चलेगा। एक ऐसे सवाल है, एक ऐसे विकर्ण मापक की न्यूनतम मापन दूरी क्या है जिस पर मीटर लंबे और प्राथमिक भाग को 10 गौण भागों में 10 कर्ण भागों में व्यक्त किया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर कर्णवत भागों में व्यक्त किया गया, न्यूनतम मापन दूरी क्या होगी। और विकर्ण मापन की न्यूनतम दूरी विकर्ण दूरी होती है, न्यूनतम मापन की दूरी विकर्ण दूरी होती है। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिए, विकर्ण दूरी होती है। चलिए नेक्स्ट। और ये सवाल जब होते हैं, सवाल का निचोड़ जब आता है, जब आपके पास उसका पूरा गूढ़ अर्थ हो, उसका पूरा कंसेप्ट आपके पास हो, तभी आप आंसर कर सकते हैं, तभी आप प्रश्न का एक्सप्लेन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, चलिए क्या बात है गुलशन, देवेंद्र, रितेश, सीमा, कविता, प्रमोद, नाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या बात है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या बात है। नो, क्या बात है, एक नो भी आ गया। चलिए क्या बात है गुलशन, अब मुझे लग रहा है अब आप पढ़ रही हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग, आपको डांट देते रहेंगे ना, तो आप पढ़ते रहोगे ऐसे। चलिए मुन्नी बी, क्या बात है। देवेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। देवेंद्र, बहुत तीव्र गति से मैं कह रहा हूँ देवेंद्र, आपको कंसिस्ट होना है, बस निरंतरता लानी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका, काउंट कर लेना भले ही आप। मोनिका, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। राहुल बी। आरती, एक्सप्लेन तो करूंगा मैं आरती। देखिए ये हमारी सरल मापनी और ये हमारा है, अगर पहली आपकी सरल मापनी कह सकते हैं हम लोग प्लान स्केल। और प्लान स्केल में एक होता है प्राइमरी स्केल और एक होता है सेकेंडरी। ये प्राइमरी डिवीजन और ये सेकेंडरी डिवीजन। ये प्राइमरी डिवीजन कितने का है, यहाँ पर कह रहा है 10 मीटर का है प्राइमरी डिवीजन, लंबा है, सबसे लंबा है, तो प्राइमरी 10 मीटर का है। इसका 10वां भाग हो जाता है 1 मीटर का। 10वां भाग, ये वाला जो भाग है वो 1 मीटर का होता है। 10वां भाग 1 मीटर का होता है। क्यों होता है, उसके बहुत बड़े कंसेप्ट है, उसका बहुत बड़ा रूल्स है, वो हम लोग बात करेंगे आगे जाके। और इसके बाद इसका 10वां भाग होता है विकर्ण मापनी। इसका 10वां भाग, इसका 10वां भाग 1 मीटर और इसका 10वां भाग कर्ण होता है, जैसे डायगोनल कहा जाता है। तो 1 मीटर का 10वां भाग होता है आपका 10 सेंटीमीटर। 10वां भाग बात कर रहे हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैं लिख देता हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सवाल है, आपको एक एक अंगुली पर ट्रिक्स पर लिखवा देता हूँ। आपने देखा होगा क्लास में, एक एक ट्रिक्स लिखवा दूंगा, अंगुलियों पर हाथ याद करा दूंगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8वां। किसी मानचित्र पर प्रदर्शक भिन्न 3,25,000 है। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो उनकी वास्तविक दूरी क्या होगी, 17.75 होगी या 22.75 होगी, 29.75 होगी, और सी है 20.50 किलोमीटर होगी। डी आपका लीजिए, डी ऑप्शन लिख दिया मैंने। एबैसद है। चलिए फटाफट कीजिए। 17.25, 22.75, 29.55। एक सवाल आपका कन्वर्ट से पूछा जाएगा, एक सवाल इस प्रकार का होगा, इसको लेक्चर में आप नोट कर लेना, इस प्रकार का सवाल होगा एक डेफिनेट। चलिए ओके सोनू, क्या बात है, समझ में आना चाहिए बस। नो सर, कोई बात नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले बार देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यदि मानचित्र प्रदर्शक भिन्न 1:3,25,000 है, यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर तो उनकी वास्तविक दूरी क्या होगी, 17.75, 22.75, 29.55 किलोमीटर, और चौथा है 22.50 किलोमीटर। अरे भाई, जो करेगा वही भरेगा, जो मेहनत करेगा वही अपना लक्ष्य पा सकता है, अन्यथा लोगों की नकल करने से लक्ष्य नहीं मिल सकता। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। अब देख लीजिए, अब इसका मतलब हमारी क्लास एक, क्या हमने बीच में गैप लेने ने तो एनर्जी कम हो गई, आप लोगों को फास्ट गति कम हो गई, इंटरेस्टिंग कम हो गया। यही तो होता है कंसिस्टेंसी का फर्क, निरंतरता का फर्क होता है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। 1 अनुपात, ये दे रखा है 1:3,25,000, 1:3,25,000 है। तो भैया देखें, RF यानी स्केल में कोई कास्ट नहीं होती है, प्रश्न की कोई कास्ट नहीं होती, स्केल की कोई कास्ट नहीं होती है। प्रश्न हमारी आत्मा है, स्केल भूगोल की आत्मा है। स्केल भूगोल की आत्मा, प्रश्न हमारी आत्मा, क्योंकि दोनों की कोई कास्ट नहीं होती है। और जब कास्ट लगानी है तो सबसे छोटी कास्ट लगानी है। ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है, सेंटीमीटर है। और हमें दूरी पढ़नी है, धरातल की दूरी हमेशा किस में पढ़ेंगे लोग, मैट्रिक में हम लोग किलोमीटर पढ़ेंगे, ब्रिटिश में हम लोग मील में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 1 अनुपात, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3.25 किलोमीटर हो जाएगी।
और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दूरी कितनी, दोनों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 3.25 किलोमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 22.75 किलोमीटर हो जाएगा। इसको 7 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 22.75 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया बी। क्या बात है, बहुत बढ़िया विकास, समय, क्या बात है, समय बहुत बढ़िया। मंजू, चलिए, प्रेम कुमार, क्या बात है। चलिए, ये सवाल हम लोग इस तरह का पहले भी करवा चुका हूँ, दूसरा है, तीसरा हमारा श्रृंखला होगी उसमें सवाल करवा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मैं देख रहा हूँ कौन कितना रिकॉल कर पाता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद रिकॉल कितना कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। डी छिप गया है, डी का मान लिख देता हूं मैं यहाँ पर। डी का मान 4 3 2 1, ये डी का ऑप्शन है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है बॉन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, ध्रुवीय नॉर्मल आकृति प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है, ये ध्रुवीय, ये आकृति यहाँ पर आएगी। चलिए, तो बॉन प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप, ध्रुवीय नॉर्मल प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, शुद्ध आकृति, शुद्ध सही आकृति, न शुद्ध आकृति, न शुद्ध क्षेत्रफल और सही दिशा। चलिए फास्ट कीजिए, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए कौन कर पाता है, अब यहाँ पर लड़ाई होगी इस बात की। चलिए देखें, क्या बात है। प्रदीप, गूगली आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए बताइए। तो गूगली भी देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। और इस सवाल को हम लोग करवा भी चुके हैं वैसे भी। फास्ट मोनिका ए, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप टेस्ट पेपर देने जाओ ना, नेट की एग्जाम है 5 तारीख को, उससे पहले आप लोग पुराने पेपरों को फटाफट पढ़ते जाना है, 25 प्रश्नों को फटाफट देखते जाना एक बार, और उनकी व्याख्या सुन लोगे तो और आनंद आ जाएगा आप लोगों को। चलिए चलिए, मर्केटर से कर सकते हैं प्रेम कुमार, क्या बात है। अब आप देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, दिल थाम के बैठी अब आप लोग, फिर आप कहना सर हमने पढ़ नहीं पाए। बॉन प्रक्षेप जो माना जाता है वो आता है शुद्ध क्षेत्रफल के लिए जाना जाता है, बॉन प्रक्षेप शुद्ध क्षेत्रफल के लिए जाता है। बहुशंकु न शुद्ध आकृति है न शुद्ध क्षेत्रफल है। ध्रुवीय नॉर्मोनिक जो है वो आपकी सही दिशा दिखाता है, इसलिए इसे हम लोग किस में काम में लेते हैं, नेविगेशन में काम में लेते हैं। पोलर, इसका नाम है पोलर नॉर्मोनिक है, ये पोलर नॉर्मोनिक हमें सही दिशा के नाम है। और मर्केटर जो होता है वो सही आकृति के लिए जाना जाता है। डी में दूसरा, तो डी में दूसरा मर्केटर से पकड़ सकते थे, सही कहा था, लेकिन लोगों ने पकड़ा ही नहीं मर्केटर को। मर्केटर सही आकृति, तो इसका सही आंसर हो गया बी। मैंने कहा दिल थाम के रखिए किसका सही है किसका गलत है। इसका सही आंसर है प्रेम कुमार, देख लीजिए बी। कई लोगों ने फ्लो में चलते आ रहे हैं, ए कर रहा है, कोई सी कर रहा है, कोई ए कर रहा है, बस एक बार आंसर आ जाना चाहिए आपके सामने, बस आप क्लिक करते जाते हैं। चलिए, क्या बात है मुन्नी, सबका गलत। नेक्स्ट, मैंने कहा ना आपको ईश्वर ने, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे गुरुजी कहते हैं आपको, और मैं आपसे फिर कहता हूँ, सवाल को हल करने से पहले अपने पास दिमाग दिया हुआ उस दिमाग का यूज कीजिए, और जिसके पास दिमाग नहीं है वो दिमाग यूज नहीं करेगा, वो नकल करेगा। मैं बार बार कहता हूँ, जिसके पास दिमाग है वो दिमाग का यूज करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे, नकल करेंगे, भेड़ चाल चलेंगे। हमें इससे बचना है इस नए जमाने में, नई तकनीक में आपके पास कंपेयर है, स्टडी है, आप कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। निम्न में से कौन सा कारक युग पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है। 52 मिनट्स आफ्टर, यानी पहले वाले ज्वार से 52 मिनट्स लेट आता है। निम्न में से कौन सा कारक युग पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ज्यादा गौर करने वाला प्रश्न नहीं है। जो जितना डूबा वह उतना ही मरेगा, बार बार कह रहा हूं, पहले सवाल पढ़िए, और ज्यादा डूबोगे तो फिर उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैं बार बार कहता हूं, ध्यान देना कि ये ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, श्री कृष्ण है, और इस कृष्ण रंग में जो जितना डूबेगा, कृष्ण का काला सिद्धांत, कृष्णिका का सिद्धांत, कृष्ण का नियम, श्याम का नियम, जो जितना डूबेगा उतना ही डूबता जाएगा। चलिए, और जबकि हमें निकलना है सवाल से, क्या बात है, बहुत सवाल आंसर, क्या बात है। मंजू लेट जुड़ी हूँ लेकिन आपके आंसर बड़े अच्छे आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर देखें अब हम लोग। तो देखिए डी लिखा हुआ है, तो डी तो हो नहीं सकता, क्यों कि घूर्णन और रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों दे रखे हैं। तो देखिए चंद्रमा का घूर्णन, तो चंद्रमा का घूर्णन हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का यहाँ रिवोल्यूशन है, ये तो हम बोलते हैं पृथ्वी का रिवोल्यूशन। तो पृथ्वी का रिवोल्यूशन है, परिक्रमा करना रिवोल्यूशन है, तो पृथ्वी का रिवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। अब बच गया आपका पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी का घूर्णन
इस प्रश्न के हिसाब से ये पृथ्वी का घूर्णन इज बेटर आंसर। तो इसका होगा अर्थ रोटेशन या पृथ्वी की अक्षीय गति जो चक्कर लगाती है उसके कारण ये हमारा 52 मिनट का विलंब आता है। और दूसरा जो कारण है पृथ्वी के चंद्रमा का पूरा ऑर्बिट पर अपनी चक्कर लगाना, ऑर्बिट स्पीड जो होती है वो दो कारण होते हैं जिसके कारण ये 52 मिनट का विलंब होता है। तो इसका सही आंसर है। अब आप देख लीजिए कई लोगों ने आंसर बी दिए हैं, बी कैसे दिए हैं समझ में नहीं आ रहा, बी का कोई मतलब नहीं है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यहाँ पर और चंद्रमा ये है चंद्रमा, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो चंद्रमा के थोड़ी चक्कर लगा रही है पृथ्वी, पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगा रही है, जबकि ज्वार किसके कारण आ रहा है, चंद्रमा के कारण आ रहा है। तो पृथ्वी घूम गई तो चंद्रमा कहाँ से पकड़ पाएगा उसको बेचारे को, और 365 में जाकर चक्कर लगाएगा, जो कि ज्वार एक दिन में ही 52 मिनट का अंतराल आ रहा है। तो ये मतलब ही नहीं है, इसका मतलब आपको ऑप्शन नहीं आते हैं, ये आपको इनकी व्याख्या करना नहीं आती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुतम तरंग लंबाई से वृहद तरंग की लंबाई का सही अनुक्रम है। चलिए डी यहाँ पर वापस गायब हो चुका है, तो डी वाला ऑप्शन ये नहीं है, हम कह देते हैं डी वाला यहाँ पर गायब हो चुका है। चलिए अब आप इसमें से आंसर लगाइए, आज पता नहीं क्या ये ऊपर नीचे हो गया है। निम्न में से कौन से एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय वितरण, कल हम लोग टेस्ट ले रहे थे, संडे को टेस्ट था एमपैट का, जब हमने पेपर देखा तो 2 क्वेश्चन कल वाले टेस्ट से एमपैट में है, टाइम हूबहू क्वेश्चन है, 2 प्रश्न सीधे के सीधे एमपैट में आ गए हैं। देख लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का एमपैट हुआ था, कल टेस्ट भी हुआ था, हमने टेस्ट भी लिया था और वो क्वेश्चन सीधे कहाँ आ गए आपके एमपैट में भी सवाल आ गए। लेकिन आपको स्टडी आपको करनी पड़ेगी, बार बार कहता हूँ, मेरे कई अधिकांश स्टूडेंट जिसे मैं फेवरल बड़े बहुत प्यार करता हूँ ऐसे स्टूडेंट से, वो क्या करते हैं अपने पास में पढ़ते पढ़ते प्रश्न बैंक रखते हैं अपने पास में, पिछले साल कौन से प्रश्न आ गए और सवाल करते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। जो सवाल नहीं करते वो मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी हमें पसंद नहीं है, हमें सक्रिय ज्वालामुखी पसंद। नेक्स्ट तो इसका सही आंसर देखिए, अब बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं मैं। सूर्य के विद्युत चुंबकीय तरंग का वृद्धम लघु से वृद्धम तरंग की लंबाई यानी वेव लेंथ जो है वो वेव लेंथ है, शॉर्ट लेंथ है। तो शॉर्ट से हमें लॉन्ग पे जाना है, तो सबसे छोटी है पैराबैंगनी, पैराबैंगनी के बाद विजुअल रे 10 से प्रकाश रश्मियां, इसके बाद इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, इसके बाद होता है रेडियो तरंगे। तो सबसे बड़ी होती है रेडियो तरंगे और सबसे छोटी होती है पैराबैंगनी किरणें होती है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन ज्यावक्रीय प्रक्षेप हेतु सत्य नहीं है, ज्यावक्रीय प्रक्षेप के लिए सत्य नहीं है। निम्नांश में से निम्नांकित में कौन सा ज्यावक्रीय प्रक्षेप के लिए सत्य नहीं है? यह समक्षेत्र प्रक्षेप है, सभी अक्षांशों पर मापक सही होता है, सभी देशांतर पर मापक सही होता है, केंद्र देशांतर से दूर वाले क्षेत्रों की आकृति विकृत होती जाती है। चलिए फटाफट, गामा एक्सरे विजिबल नहीं, रेस्पिरिया गामा, हाँ क्या बात है, अच्छा क्रम लिख दिया, बहुत बढ़िया। गामा एक्सरे विजिबल है, आईआर माइक्रोवेव रेडियो, बहुत बढ़िया, क्या बात है रेस्पिरिया, ये लीजिए। मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं अभी। आप लोग पोटेंशियल यूज कीजिए, अपनी संभावनाओं को यूज कीजिए। नेक्स्ट, नो आइडिया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। साधना बहुत लेट जुड़ी है भाई, गायत्री नो आइडिया। चलिए क्या बात है, इसका मतलब साधना पढ़ने लगी है। सोनिया प्रमोद क्या बात है, मनोज बी क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं देख रहा हूँ आंसर नहीं बोलूंगा किसी का, क्योंकि आप लोग फिर कॉपी हो जाती है, फिर फायदा क्या हुआ अपनी क्लास का। चलिए नेक्स्ट, मोनिका छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब मोनिका भैया मान लो ये सवाल आ जाए, आपने कल नेट देने जाओ ये सवाल आ गया तो फिर क्या करेंगे अपन लोग। आरती सी, सुमेर सी, चलिए सुमेर आप भी काफी समय बाद जुड़े हो मुझे लग रहा है, हो सकता है बाद में लेट खबर मिली हो सकता है खाना खाने में या खाना बनाने में लेट हो गए हो। चलिए अब देखें यहाँ पर, निम्नांकित में कौन सा कथन ज्यावक्रीय प्रक्षेप है? सत्य नहीं है, यह समक्षेत्र प्रक्षेप है। और ज्यावक्रीय प्रक्षेप को हम लोग बोलते हैं सिनुसाइडल प्रक्षेप, ध्यान देना, सिनुसाइडल प्रक्षेप कहते हैं। ज्यावक्रीय प्रक्षेप को सिनुसाइडल प्रक्षेप कहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सवाल ज्यावक्रीय प्रक्षेप से कहीं ना कहीं दोबारा फिर रिपीट होगा, कहीं ना कहीं प्रक्षेप। तो यह समक्षेत्र प्रक्षेप है, बिल्कुल है, समक्षेत्र प्रक्षेप है। सभी अक्षांशों पर मापक सही होता है, ये नहीं होता। सभी अक्षांशों पर मापक कभी सही नहीं होता इसका, सभी देशांतरों पर मापक सही होता है, ध्यान देना।
समक्षेत्र प्रक्षेप की मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, जिस अनुपात में लंबाई बढ़ा दी गई है उसी अनुपात में चौड़ाई घटा दी जाती है, तो वह गुण समक्षेत्र का दिखाई देता है। अब मान लो अक्षांश पर समानांतर स्केल सही है तो देशांतर पर सही नहीं होगा, देशांतर पर सही है तो अक्षांश पर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा सभी देशांतर पर मापक सही होता है, तो सभी देशांतर पर मापक सही होता है, लेकिन यहाँ पर सभी अक्षांशों पर मापक सही नहीं होता। और ये नहीं लिखा हुआ है, केंद्रीय देशांतर से दूर जाने पर आकृति विकृति हो जाती है, आकृति किनारों पर क्या होती है, विकृति दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, सभी अक्षांशों पर मापक सही होता है, जबकि सभी अक्षांशों पर मापक सही नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्र के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है, यह परिभाषा दी गई है। और यह परिभाषा कई बार आ चुकी है और कई बार आने की संभावना होती है। और इसमें एक ही व्यक्ति होता है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, एक ही परिभाषा सवाल पूछे। एक तो इरविन रेंज से पूछा जाता है सवाल, एक पूछा था मॉकिंसन से पूछा था और एक रॉबिन्सन से पूछा था। तो सबसे ज्यादा 2 लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन से हैं इनमें आंसर वो आप बताइए। नेक्स्ट, क्या बात है, साधना पहले ही कर लिया था। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए। अब मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्र के प्रकोप संपूर्ण श्रृंखला प्रदर्शित की जाती है। चलिए लिखें, रॉबिन्सन के द्वारा, रेंज के द्वारा, मॉकिंसन के द्वारा। अब इस प्रश्न से पता लग जाएगा हमें, इस प्रश्न से लग जाएगा किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा। कई लोग तुक्का देते हैं, क्या बात है। और देखिए किसने तुक्का दिया और किसने पढ़ा, ये भी देख लेंगे। एक बार तुक्का दे के देख लीजिए कौन तुक्का देना चाहता है, एक बार चेक कर लीजिए। क्या बात है, तेजपाल, तेजपाल आप भी बहुत देर बाद दिखे हो मुझे, हो सकता है। क्या बात है, बुलखान छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। अब देखिए मैंने कहा कुछ लोग तुक्का देते हैं, सही होता है वो प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर मिंटू आपके लिए मैं पहले भी कहा था, एक बार भी कहा था कि आप तुक्के में आपका तुक्का सही होता है। चलिए, तो इसका मीरा आपका भी तुक्का सही होता है क्या, ये भी देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया मॉक हाउस। तो इसका सही आंसर है मॉक हाउस ने परिभाषा दी गई थी। एक तो सवाल पूछा था प्रक्षेप के संदर्भ में, यदि कोई सवाल हो, मानचित्र कला के संबंध में सवाल हो तो मॉक हाउस के द्वारा पूछा जाता है। यदि प्रोजेक्शन से थोड़ा सा रिलेट सवाल हो तो यहाँ पर रॉबिन्सन भी पूछ जाता है। और रेंज जो होता है वो भी कार्टोग्राफी से और ढाल के संदर्भ में सवाल सवाल लिखता है यहाँ परिभाषा। नेक्स्ट अगला सवाल, प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में शहरीकरण का रुझान क्या है। चलिए बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है ये। कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। चौथा ऑप्शन बताता हूं, शहरी जनसंख्या कम हो रही है। चौथा ऑप्शन है शहरी जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि आज ये बड़ा करने के चक्कर में ये सारे ऑप्शन जागे, शहरी जनसंख्या कम हो रही है। मैं लिख देता हूं चौथा, शहरी जनसंख्या कम हो रही है। क्या फर्क पड़ता है, मास से लिख देंगे, शहरी जनसंख्या कम हो रही है। मेरा हमेशा टारगेट होता है कंटेंट क्वालिटी पर होता है, पिक्चर क्वालिटी पे कभी ध्यान देता, मैं कंटेंट क्वालिटी पे हमेशा ध्यान देता हूँ। मेरा कंटेंट ऐसा होगा जो प्रमाणिक। नेक्स्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया लोकेश, अच्छा जुड़ गया, चलिए ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस सवाल में करवा चुका हूँ, सवाल को देखिए आप लोग। मैंने कहा कुछ सवाल मैं वापस रिपीट करता हूँ जिससे ये वापस आपका मनोबल बढ़े, रिकॉल होना प्रारंभ करते हैं। और मैं देख रहा हूँ उसमें लगातार पिछली बार जो क्लास हुई थी बच्चे फ्लो में आ गए थे। अब वापस दोबारा आप लोगों को फ्लो पे ले जाऊंगा, देखना आप लोग अब वापस। क्या बात है। नेक्स्ट, रुझान का मतलब होता है प्रवृत्ति, ट्रेंड, लोग किस ओर जा रहे हैं। रुझान का मतलब होता है ट्रेंड, प्रवृत्ति, किस ओर जा रहे हैं आप लोग। तो ध्यान देना, रुझान क्या है, शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही धीरे धीरे, शहरी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इस प्रकार हाथ की जैसे इस कर्व की भांति शहरी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, शहरी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। और इस प्रकार जब मांगते हैं सर मैं आ जाऊं क्या, इसका मतलब धीमी गति से आना है। और ये धीमी गति का मतलब है बिल्कुल नगण्य के रूप में जनसंख्या वृद्धि हो। तो इसका सही आंसर है शहरी जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। ये लीजिए ग्राफ, ये बना दिया ग्राफ मैंने, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। आपके एग्जाम में 2 या 3 सवाल ग्राफ से रिलेट होंगे, 2 से 3 सवाल आपके ग्राफ से रिलेट होंगे। तो ग्राफ को भी थोड़ा देखते, क्योंकि हमारे लिए एक सवाल भी महत्वपूर्ण, और लोगों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए एक सवाल भी महत्वपूर्ण है। उससे पूछिए जो बेचारा है एक नंबर से 0.2 से नंबर से रह गया।
वेटिंग में, उससे पूछिए क्या हालत, क्या दुख हो रहा है उसे। नेक्स्ट, किस पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड। क्या बात है। हाँ, स्टार शेप में डेवलपमेंट हो रहा है। क्या बात है सुमीर, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, किस पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? क्या बात है, इसका मतलब हम लोग काफी देर पढ़ लिए है शायद ये। क्या बात है। देख लीजिए अब आप लोग। चलिए, ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं और आप सर्च कर लीजिए। क्या बात है। मैंने कहा ना, आप पे भी छोड़ देता हूँ, आप सर्च कर लीजिए। आपके पास गूगल बैठा है, पता है बार बार हम लोग गलतियां करते हैं, बार बार हम लोग गलतियां करते हैं। इसका सही आंसर हो गया, देखिए, मिजोरम हो गया। जनजाति का अब मैं आपको यहाँ पर व्याख्या करता हूँ। जनजाति से मान लो कोई सवाल आता है तो मैं देता हूँ। 1935 का जो हमारा अधिनियम है, वहां पर भारत सरकार ने इसका वर्णन किया है। जनजातीय शब्द का सबसे पहले वर्णन 1935 में साक्षर अधिनियम में, द्वैध साधन अधिनियम में इसका प्रयोग किया गया था। और ये दो मुख्य क्षेत्र होते हैं जनजाति, हमारे जनजाति जनसंख्या के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक राजस्थान से लेकर उड़ीसा का, एक राजस्थान से लेकर उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है। जनजाति का प्रमुख क्षेत्र होता है राजस्थान से एक उड़ीसा का क्षेत्र है। और दूसरा जो जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है वो पूर्वोत्तर राज्य है। दूसरा है पूर्वोत्तर राज्य और पहला है मुख्य क्षेत्र आपका राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक के बीच की पेटी है, जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है। और दूसरा पूर्वोत्तर राज्य, और पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम है। और बड़े ठाठ है इनके जनजाति जनसंख्या के, बड़े ठाठ है। 8.4% है हमारी पॉपुलेशन में, ये 8.4% है जनजाति मिजोरम में। इसका सही आंसर हो गया मिजोरम। ये देख लीजिए, कई लोग नागालैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल, मिट्टी बहाव का कारण है हिमानी गुरुत्वाकर्षण भूस्खलन सीट बहाव। सबसे सिंपल सवाल है, गलत करेंगे बहुत सारे लोग, देखिए। चलिए नेक्स्ट, मिट्टी बहाव का कारण है हिमानी गुरुत्वाकर्षण भूस्खलन सीट बहाव। चलिए नेक्स्ट, देख लीजिए। मैंने कहा सिंपल सवाल है, गूगली है ये सवाल, देखना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या बात है। मिट्टी बहाव, इसको हम लोग अर्थ भी कह सकते हैं, अर्थ फ्लो भी कह सकते हैं। सॉइल फ्लो नहीं कहेंगे, अर्थ फ्लो है। अर्थ फ्लो सॉइल फ्लो अलग है। हिमानी के द्वारा कभी नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कभी नहीं होता, बहाव नहीं होता है। और ये जो फ्लो जो आ रहा है ये हमारा मास मूवमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, मास मूवमेंट से जुड़ा हुआ सवाल। और मास मूवमेंट जुड़ा हुआ सवाल है, ये भूस्खलन से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ लैंडस्लाइड और मास मूवमेंट दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, तब जाके उसको मास मूवमेंट को हम बड़े व्यापक तरीके से पढ़ते हैं। और सीट बहाव, और सीट बहाव जो होती है वो फ्लड के द्वारा होती है। सीट बहाव जो होती है वो फ्लड के द्वारा होती है, यानी जब बादल फट जाता है तो उसके द्वारा सीट फ्लो होता है, चादरी अपर्दन होता है। और या फिर हमको कह सकते हैं वो पतला सा जो अपर्दन हो जाता है वो सीट बहाव द्वारा हो जाता है। इसमें मास मूवमेंट का काम करता है, लेकिन दोनों एक जैसी हैं। तो इसका सही आंसर है भूस्खलन। ये तो कारक है, भूस्खलन उसका प्रमुख कारक है। तो पहला होगा, इसका सही आंसर हो गया, सीट बहाव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि भूस्खलन का एक पार्ट होता है सीट बहाव, और यहाँ पर पूछ रहे हैं मिट्टी बहाव, तो मिट्टी बहाव का कारण है भूस्खलन। भूस्खलन होगा तो मिट्टी का फ्लो हो जाएगा, मिट्टी बहाव एक प्रोसेस है। नेक्स्ट, अगला सवाल, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? विषुवतीय द्वीप, उष्णकटिबंधीय तट, ध्रुवीय हिमटोपी, मध्य अक्षांशीय हिम महाद्वीपीय केंद्र। चलिए, बहुत सीधा सवाल है। नेक्स्ट, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? विषुवतीय द्वीप, उष्णकटिबंधीय तट, ध्रुवीय हिमटोपी, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र। क्या बात है, ये हुआ जिन्होंने क्लास को अटेंड किया वो बड़ा सिंपल तरीके से सवाल कर देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
क्या बात है। अब देखिए यही आनंद है, यानी यहां पर पूछा उच्चतम वार्षिक तापांतर, और उच्चतम वार्षिक तापांतर मैं यहां पर लिखता हूं लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री फारेनहाइट के आसपास होता है, और वो होता है मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में, साइबेरिया में सबसे ज्यादा तापांतर देखा जाता है, और इसका होता है मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र, यानी महाद्वीपीय केंद्र होंगे उतना ही तापांतर ज्यादा होगा। अब मान लो मैंने देता मध्य अक्षांश से, तो मध्य अक्षांश में तो न्यून तापांतर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर महाद्वीपीय केंद्र लिखा हुआ, और महाद्वीपीय केंद्र में सबसे ज्यादा विषमता पाई जाती है, और इसके लिए हमें बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। महाद्वीपीय विषमता का सिद्धांत या महाद्वीपता का सिद्धांत आपको पढ़ना। नेक्स्ट का सही आंसर हो गया डी। क्या बात है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबर की साथ अमेजन बेसिन का रबर स्मृति से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सर्जित तथा नष्ट किए जाते हैं। ए आर दोनों सही हैं, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन जो नहीं आ रहे हैं, ए आर दोनों सही हैं। बी जो होता है बे में जो ऑप्शन है हमारा, ए सही है, आर सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। सी का मतलब, सह का मतलब है हमारे पास ए सही है, आर गलत है, और डी का जो मतलब है, दे का जो मतलब है वो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। ये चार ऑप्शन मैंने लिख दिए, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे में चार दिख रहे हैं, आपके दो दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट। क्या बात है। इस प्रश्न से मैं पता लगा जाऊंगा कि हमारी मेहनत कहां तक जाए। और देखिए आप एक मिनट जाके देखना, आपके पास रिसोर्स ज्योग्राफी किताबें हैं आराम से, बहुत सारी किताबें रिसोर्स ज्योग्राफी। किताब की बात कर रहा हूं मैं, टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं। रिसोर्स ज्योग्राफी किताब में, और रिसोर्स ज्योग्राफी में परिभाषा पढ़ना, क्या परिभाषा है ये, और यदि किताब में ये परिभाषा नहीं है तो उस किताब को पढ़ना बंद कर दीजिए, और जिस किताब में ये परिभाषा है उसको पढ़ना शुरू कर, वहीं पता लग जाएगा किस में कितना वैलिड मटेरियल है। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। जीवन में संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, क्या बात है। कोई बात नहीं प्रेम कुमार, ये बात सही है, लेकिन ये लाइन क्या है सुनना पड़ेगा हमें। अब देखिए हम लोग, उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों का विकास और बाद में कृत्रिम रबर के साथ अमेजन बेसिन का समाप्त हो गया। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यानी मानव की आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो संसाधन बनते, यानी प्रौद्योगिकी के द्वारा, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूं, मैं संसाधनों पर बात कर रहा हूं। प्रौद्योगिकी के द्वारा यदि कॉल लेक्चर का आप एग्जाम देंगे तो कॉल लेक्चर में बहुत सारा सवाल यहाँ से रिसोर्स ज्योग्राफी से पूछे, इस बार भी रिसोर्स ज्योग्राफी से बहुत सारे सवाल पूछे, और आपके नेट में भी रिसोर्स ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान देना, आप देख के चेक करना, 2-3 सवाल आपको रिसोर्स ज्योग्राफी से मिलेंगे प्रॉपर नेट के एग्जाम में 5 तारीख को जो होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधन मानवीय संस्कृति के द्वारा सर्जित तथा नष्ट किए जाते हैं, यानी संसाधन तभी मान्य होते हैं तब मानव उसे मान्यता प्रदान करता है, और मानव उसे मान्यता प्रदान नहीं करता है तो वो नहीं होते। तो धीरे धीरे मानव की मान्यता के कारण वो संसाधन ही टिके रहते हैं, अन्यथा वो संसाधन नहीं रहते हैं। तो इसका सही आंसर ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। बहुत बढ़िया, कई लोगों के आंसर बहुत सही है, लगभग 1-2 सवाल 1-2 लोगों के गलत है ये आंसर, वो दोबारा स्टडी कीजिए क्यों गलत हो रहा है, और फिर मुझसे बात कीजिए क्यों गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन नंबर 19, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वो हृदय स्थल पर शासन करता है, जो विश्वद्वीप को वश में रखता है, यह कथन किसका है। मैकेंडा, स्पाइकमैन, एल्फेंडर माहिन और विटलेस। हमने स्पाइकमैन का ध्यान रखना, स्पाइकमैन की किताब लिखवाई थी, फीस ऑफ ज्योग्राफी लिखवाई थी। ये सवाल कॉलेज अभी एमपैट में पूछा, अभी इस टेस्ट श्रृंखला में सवाल था वहां पर। चलिए नेक्स्ट, चलिए छोड़िए, क्या बात है। इस सवाल को तो ज्योग्राफी वाला गलत नहीं करना चाहिए। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है, वह विश्वद्वीप को वश में रखता है, कथन किसका। मैकेंडा, स्पाइकमैन, अल्फ्रेड मैन, वेटलिसी। तो इसका सही आंसर है ए मैकेंडर, M4 मैकेंडर। अभी एक ने मुझे हिंट भी दिया था, आरती ने पिछले टेस्ट में इसका हिंट भी दिया था, श्रृंखला में चल रही थी कि सर मैंने ऐसे कर रखा है, मैन मैन हर्ट मैन, आदमी का मैन जो है वो हर्ट है, तो हर्ट लैंड मैकेंडर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन और सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका बोकारो, दूसरा रानीगंज, सी सरिया, और डी है माकूम। डी है माकूम मंजीरा, माकूम मंजीरा क्षेत्र। सवाल रिपीट हो रहा है ये।
चलिए देखें, आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं। चलिए आपको जितना सिंपल सवाल डाल दिया जाए ना उतने ही आप लोग गलत करते हैं। इसका मतलब हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कमजोर है, या तो हम लोग याद नहीं करते हैं, रट्टा मारते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपको एक नया अपडेट दे देता हूँ मैं। आर उसमें सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदल दिया। सीबीएसई ने अपने प्रश्न करने का पैटर्न बदल दिया है और वहाँ सीबीएसई अब ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर रहा है। वहाँ कई टीचर्स जुड़ेंगे, वहाँ पर कई प्रोफेसर लोग जुड़ेंगे। यदि उस सवाल को, यदि उसमें से हमारा जो पेपर सेटर है यदि उस मीटिंग में गया है तो सोच लीजिए आपकी हालत खराब हो जाएगी। वहाँ से यदि जुड़ा हुआ संबंधित व्यक्ति है तो हमारे प्रश्नों को हालत खराब कर देगा, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि अब जो प्रश्न होंगे वो रट्टाफिकेशन वाले नहीं होंगे। सीबीएसई ने कहा है कि अब आने वाले जो प्रश्न है वो अप्रोच लेवल के सवाल होंगे। देख लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा अपडेट के साथ चलता हूँ, मैं हमेशा अपडेट के साथ चलता हूँ। जो अपडेट रहना चाहते हैं वो जुड़िए, जो अपडेट नहीं रहना चाहते वो मत जुड़िए आप। तो यानी अप्रोच के साथ अब यानी पूरे अब हमारे भारत सरकार का सर्कुलेशन आ जाएगा यहाँ पर कि सवाल की लेवल जो प्रकृति है वो अप्रोच लेवल की होनी। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर है पुराना। जो पहले जो निकाला वो बात अलग है, यहाँ पर सवाल दिया गया है सबसे पुरातन और समृद्ध कोयला क्षेत्र है, और समृद्ध कोयला क्षेत्र है झरिया। समृद्ध क्षेत्र कहाँ है? रानीगंज, रानियागंज नहीं है, झरिया इसका प्रमुख क्षेत्र है। क्या बात है। तो इसमें रसप्रिया सी, आरती सी, क्या बात है, साधना सही हो गया। लेकिन कई लोगों ने अभी रानीगंज में रुके। रानी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल है, वहां पर हमें नहीं जाना अभी, ये तो खेला होगा हो जाएगा। नेक्स्ट, वृद्ध भारतीय मरुस्थल, सिंपल सवाल है। अब देखते हैं कौन कितना कर पाता है सवाल को। डी ऑप्शन और देता हूं मैं, डी ऑप्शन सभी, डी ऑप्शन है सभी। वृद्ध भारतीय मरुस्थल थार में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? नहर, कुआं, नलकूप, सभी। क्या बात है भाई, आपका सवाल सही हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए कॉन्फिडेंस की। क्या बात, क्या बात है, देख लीजिए। इसका मतलब हम लोग, देखिए बंदना आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मैं कहता हूँ पहले सवाल, भाई सवाल से हमारी लाइफ बनेगी। सवाल पर आराम से फोकस कीजिए, क्या जल्दी आपको सवाल हल करने की। तो देखिए यहाँ पर देखा, मरुस्थल में, थार में सर्वाधिक सिंचाई का महत्वपूर्ण क्या है? और मरुस्थल में कुआं कहाँ से होगा? कुएं के लिए क्या होना चाहिए? पानी की मात्रा होनी चाहिए वहाँ पर, और चट्टाने अवसादी होनी। लेकिन पानी कहाँ है जो कुएं पर जो स्टोर होगा पानी? या फिर चट्टानी कैसे होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, वहाँ फिर भी हम लोग कुएं बना सकते हैं। तो न कुआं तो हो नहीं सकता, नलकूप है नहीं, पानी है नहीं है, तो बच्चा कौन? नहर, इंदिरा गांधी नहर, वो सबसे प्रमुख स्रोत है हमारा सिंचाई का, प्रमुख स्रोत नहर। तो नहर के द्वारा ही हम लोग राजस्थान में सिंचाई कर सकते हैं। पानी है नहीं है तो कहाँ से? बाहर से नहर लाया जाएगा। और ये करंट से जवाब सवाल जुड़ा हुआ है। आज की भास्कर न्यूज आप पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ आज की भास्कर न्यूज पढ़िए। शारदा नहर को, नेपाल की शारदा नहर को राजस्थान से जोड़ा जा रहा है। लिंक परियोजना भारत सरकार इसको लेके आ रही है। वहां पर भी आप सोचिए, नहर से राजस्थान का प्रमुख स्रोत है। हमेशा कहता हूं मैं, अपडेट रहते हैं। नेक्स्ट, नलकूप तो पूरे मैदान में, यस क्या बात है, गुजरात तक नहर होगी। प्रेम कुमार, ये आपने अखबार में पढ़ा है लेकिन इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट, ये आपको इसका जो आर्टिकल है वो आपको मिल जाएगा आपकी वेबसाइट पर। ये जो आर्टिकल है हमारी वेबसाइट पर, हम लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पर भी इसका आर्टिकल्स डालते रहते हैं। नेक्स्ट सर्च की, चलिए। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया हिमनद अपर्दन के संदर्भ में विशिष्टता रखती है? उत्पादन, अपवहन, जलीय अकृत संचारण। और आप देखिए, मैं आपसे एक और कर रहा हूँ, अब इस बार में पुरानी जितनी भी एनसीईआरटी हैं, यानी छठी क्लास से लेकर 11वीं 12वीं तो हम लोग पढ़ रहे हैं, छठी से लेकर 10वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी का सार है, निचोड़ है, उसको भी मैं आप लोगों के लेके आऊँगा, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ उसको। उस पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यानी भूगोल का 0 से 100 तक हमारे पास मिलेगा। अब आपको कुछ दिनों बाद आपके ऑनलाइन पर ज्योग्राफी की तकनीकी शब्दावली, आपको ग्लोसरी मिलने वाली है। 450 पेजों की एनसीईआरटी आपको मिल चुकी है, ऑनलाइन मिल चुकी है। 25 प्रश्न आपको मिल चुके हैं, ग्लोसरी अब आपके पास आने वाली है। और रोज के हम लोग करंट जो ज्योग्राफी है वो भी आपको मिलती है। नेक्स्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्लकिंग, क्या बात है। तो इसका सही आंसर हो गया प्लकिंग, उत्पाटन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमनद अपर्दन के संदर्भ में होती है? तो उत्पाटन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, पछुआ हवाएं किसका उदाहरण है? ग्रहीय वायुमंडलीय गति है, बवंडर, सूक्ष्म पैमाने की वायुमंडलीय गति है, झोंका।
4 हैं। चलिए बच्चों, हवाएं किसका उदाहरण है? ग्रह वायुमंडलीय गति है, बवंडर, सूक्ष्म पैमाने की वायुमंडलीय गतियां, झोंका। क्या बात है। एक सवाल भी आ सकता है, कौन सा स्केल है? मैक्रो, मैक्रो और मैसो। 3 स्केल होते हैं, मैक्रो, माइक्रो, मैसो, या कह सकते हैं मैक्रो, माइसो, माइक्रो के लीजिए। 4 स्केल होते हैं, चारों में है। ये पहला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ग्रह वायुमंडलीय गतियां। क्या बात है, ग्रही वायुमंडलीय गतियां हैं ये। पछुआ पवन है, ग्रही वायुमंडलीय गतियां हैं, ग्रही वायुमंडलीय गतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 1 घंटा कब हो गया पता नहीं चल रहा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कब तक कम करने का था। और एक आपको एक अपडेट और बता देता हूं मैं आपको, आज मेरे साथ बहुत ज्यादा अपडेट आ गए। 2021 में सबसे ज्यादा लाइव क्लास देने वाला इंस्टीट्यूट अभिप्राय है। वो आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा आपको यूट्यूब पर, आपके ऐप पर, सब जगह मैं दिखा दूंगा। सबसे ज्यादा लाइव क्लास लेने वाला एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर, ये नहीं वो जो फ्री चैनल चलते हैं भैया वो तो लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लाइव क्लास, फ्री चैनल भी नहीं दे पाएंगे, सबसे ज्यादा लाइव क्लास देने वाला इंस्टीट्यूट है अभिप्राय। कहा अभी दर्जा दिया गया है, लाइट हाउस का दिया गया है, लाइव हाउस का दर्जा दिया गया है हमें ऑनलाइन मार्केटिंग में। नेक्स्ट चलिए देखें, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का था। ये सवाल मैं इसको बहुत व्याख्या करूंगा, बार बार एक सवाल डालता हूं बार बार, क्योंकि 1 या 2 सवाल आते हैं, ये सवाल गलत होते हैं, वो सवाल गलत नहीं होने। चलिए देखें नेक्स्ट। नो आइडिया, कोई बात नहीं। क्या बात है, क्योंकि भैया सुमेर हमारे पास क्या 2021 की यादें हैं, अब तो 2022 में बह रहे हैं हम लोग, 2022 की यात्रा कर रहे हैं, तो 21 की यादें आप लोगों को पुराने रिकॉर्ड में आपको एक एक करके बताता चल। मैं कह रहा हूँ इतने हमारे पास रिकॉर्ड है जो आप लोग ताज्जुब करेंगे चीजें। पिछली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभी के DSS PGT उसमें भी सिलेक्शन हुआ है, हम लोग एक एक सीट पर सिलेक्शन दे चुके, यानी एक सीट होगी एक वैकेंसी को, तो वह अभिप्राय का स्टूडेंट होगा, आप होंगे उस सीट पर जरूर होंगे डेफिनेट। PGT वाले लेवल की बात कर रहे हैं हम, नीचे वाले लेवल की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट, अब देखिए इस सवाल को हल करने का सबसे सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल तरीका कब होगा? जब आपके पास चीजें होंगी कंट्रोल में होंगी, तब जाके होंगे। जिसका डेटा कंट्रोल है वो लक्ष्य की ओर जाएगा, जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर रहा वो लक्ष्य पर नहीं जा पाएगा। अब ध्यान देना, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन को कब तक कम करने का था उद्देश्य। अभी हम लोग चाणक्य और चंद्रगुप्त यात्रा कर रहे थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त यात्रा कर रहे थे, तो चंद्रगुप्त रथ चला रहा था, तो रथ क्या कर रहा था? इधर उधर जा रहा था। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त क्या कर रहा है कि महाराज जो सामने कुत्ता आ रहा मैं उसको बचा। तो फिर उसने क्या कहा? चाणक्य ने सोचा, ये कहा आप अपनी एकाग्रता रखिए, आप अपनी एक सीध में चलिए, सामने वाला मरना है मर जाने दिए, उसकी नियति के कारण हम अपना नुकसान नहीं कर सकते, अतः हमें तो अपने लक्ष्य पर जाना है, इधर उधर नहीं भटकना। यदि उधर उधर भटकना है तो कुत्ते से टकराता रथ और हमारा रथ क्या हो जाता? पलट जाता है। सीधा रथ चलाइए, जो रथ पलटने का सवाल नहीं होता। अब देखें क्योटो प्रोटोकॉल जो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था आप ध्यान देना, 1997 में, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल चालू हुआ था, ये ध्यान रखना। इसके ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन नहीं लिख पाया हूं मैं, पहले डी ऑप्शन और लिख देता हूं, नहीं तो फिर कहेंगे साहब डी ऑप्शन। देखिए वर्ष 2012, वर्ष 2012 तक, वर्ष 2012 तक 1990 के औसतन स्तर से, के औसतन स्तर से, के औसतन स्तर से 5% नीचे लाना। चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया है। क्या बात, 2010 से 2000 तक 1995 का औसतन 10% लाना, 8% लाना और 20% लाना, और चौथा लक्ष्य है 5% लाना। सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं शायद। अब देखिए वापस, अब इसको ट्रिक्स बताता हूँ आपको। तो अब यहाँ पर देखना है कि कब ये लोग चालू किया था। तो देखिए ये जो हमारा जो ये हुआ था सम्मेलन, वो 1997 में हुआ था, 1997 में समझे हुआ, और वर्ष 2012 में भारत ने साइन किए थे। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल समझौते पर कब साइन किया? और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारत और चीन को यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की सुविधा दी गई थी इस दौरान। तो क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान ही चीन और भारत को कार्बन क्रेडिट की सुविधा दी गई थी, और भारत ने 2012 तक यहाँ पर क्या किया? साइन किया, और 1997 में ये समझौता हुआ, सम्मेलन हुआ। तो 1997 से डेट तो कम नहीं करेंगे ना, तो कुछ साल पहले, यानी 11 से 12 वर्षों का एक डिकेड लिया जाता है, उसके आधार पर हम लोग कम कर सकते। ध्यान रखना, कोई भी चीजें हम लोग लेंगे तो या तो 10 से 11 वर्ष लेंगे, या फिर 20 वर्ष लेंगे, 5 साल लेंगे, 1 2 3 साल से लेंगे। तो 1970 में प्रारंभ हुआ, 12 में भारत ने साइन किए थे,
और फिर वर्ष 2012 तक लक्ष्य दिया था 2012 तक भारत को विश्व को 1990 के औसत अंतर से, यानी 19 का जो 90 का जो औसत था उस पर वहां पर लेके आना, और वो कितना करना है 12 में 5% की क्या करनी है, कमी करनी। का सही आंसर हो गया डी, यानी 5% की हमें कमी करनी है 2012 तक। और कब से करना है ये, 2019 से करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर होती है। मैं पूरा के पूरे ऑप्शंस यहां पर पूरे ऑप्शन जा चुके हैं, नीचे के नीचे जा चुके हैं पूरे के ऑप्शन। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत की कोई महत्व नहीं है। ओजोन सूर्य से आने वाली, मैं पहला बोल रहा हूं, ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन की परत पृथ्वी के सतह से 55 से 75 किलोमीटर तक ऊपर स्थित रहती है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का कोई महत्व नहीं है। चौथा है कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है, चौथा है कोई महत्व नहीं है। और ये ऑप्शन इस प्रकार है, देखिए मैं लिखता हूं ए बी सी डी। ऑप्शन इस प्रकार है 1 2 3 4, फिर इसके बाद है 2 3 4, फिर इसके बाद है 1 3, इसके बाद है यहाँ पर 1 2 3। ये ऑप्शन है अब आपके साथ। चलिए अब आप ऑप्शन देखिए, क्योंकि नीचे गया वो आज पता नहीं क्या एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्या चक्कर है। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाया जाता है। 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 1 2 3। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया आपका पहला सवाल भी सही था, और जिसका अंत भला उसका सब कुछ भला। तो जिन्होंने पहला सवाल भी सही किया और ये चौथा सवाल भी सही किया, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है 1 और 3। दे दीजिए। आज की श्रृंखला यहीं पर खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे हम लोग नए प्रश्नों के साथ, और ट्विस्ट लेके आएंगे हम लोग। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे 7 से 8। अब लगातार शुक्रवार तक हमारी क्लासें हैं, 25 प्रश्नों की रोज रहेगी। शनिवार को ऑफ और रविवार को ऑफ रहता है। कृपया उस समय शनिवार और रविवार को केवल टेस्ट पर फोकस करें, और 5 दिन आप पढ़ें और 2 दिन टेस्ट दें। चलिए नेक्स्ट कल बात करेंगे हम लोग। क्या बात है, मनीष कह रहा है कि सर सर्दी में आज पसीने आ गए, क्या बात है। 25 के 25 पसीने आ गए, कोई बात नहीं। चलो धन्यवाद तेजपाल, चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो आपको जुड़े रहना है, क्योंकि हमें 25%, क्योंकि लक्ष्य पर जाना है, हमें भटकना नहीं है हमें। और भटकना है तो भैया खूब सारा संसार है। हम आए किस लिए, पहले आप सोचिए हम आए क्यों हैं। पहले एक प्रश्न लगाइए अपने ऊपर, हम आए क्यों इस दुनिया में। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। चलिए ओके भाई, कल फिर मिलेंगे हम लोग नए एनर्जी के साथ में।